जब से नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में यह कह दिया कि भारत में मजबूत प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की 26/11 करने की हिम्मत नहीं होती है, तब से पाकिस्तान में डर और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की चर्चा और ज्यादा होने लगी है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चुनावों की चर्चा हो रही है। 2023 में ही 2024 की चर्चा हो रही है। मोदी सरकार और पिछली सरकार में क्या फर्क था? मोदी सरकार को लेकर पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या समझता है, ये सब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, चुन चुन करके सफाया हो रहा है। क्या भारत के बदले हुए अवतार से पाकिस्तान को डर लगता है? भारत के पास मजबूत मोदी है, इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरता है। 2014 के पहले भारत कमजोर था, इसीलिए पाकिस्तान आतंकी हमले करवाता था। और अब इंडिया कमजोर नहीं है कि वो बस बैठ के तो देखता रहे। उन्होंने देखा है कि हमास के साथ इजराइल ने जो किया है, तो दुनिया उसके साथ भी है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और अगर वाकई ये कोई वहां से कोई स्क्वाड आया हुआ है बदला लेने के लिए, तो ये एक नया ट्रेंड है इंडिया के अंदर। पहले तो ऐसे नहीं था। पहले तो इंडिया ने वो क्या कहते हैं, हर चीज बर्दाश्त करने का किया है। भारत बर्दाश्त करता था, इसीलिए तो 26/11 का हमला भी बर्दाश्त कर गया। वो हमला जिसे भारत का 9/11 कहा गया। इजराइल ने पिछले महीने की 7 अक्टूबर को महसूस किया कि कैसे आतंकवादी आपके देश में घुसकर कत्लेआम करते हैं, कैसे आतंकी मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, खुलेआम गोलियां चलाते हैं, निर्दोषों की जान लेते हैं। लेकिन भारत ने तो यह आज से 15 साल पहले ही देख लिया था, जब मुंबई में पाकिस्तान के भेजे 10 आतंकियों ने कहर मचाया था। भारत ने एक आतंकी को जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी कारनामों की पोल खोल दी थी। लेकिन तब की सरकार ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। मुंबई में 26/11 के हमले की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पाकिस्तान से हुआ था। सभी हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी ही थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। इन आतंकियों को पीओके में ज़कीउर रहमान लखवी ने ट्रेनिंग दी थी। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत रखे। एक एक आतंकी और उनके हैंडलर का डोजियर सारे सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया। लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिकली ज्यादा जोर लगाया, लश्कर के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया। जाहिर तौर पर इसे भारत की एक कमजोर प्रतिक्रिया ही माना गया, क्योंकि पाकिस्तान की तुलना में भारत कहीं ज्यादा बड़ा और सक्षम देश तब भी था। हमारी सेनाओं की क्षमता भी थी, लेकिन ये राजनीतिक कमजोरी ही थी कि 26/11 होने के बाद भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान की हिम्मत और ज्यादा बढ़ी। 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी चुप नहीं बैठे और भारत में लगातार हमले करवाते रहे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। इसीलिए ये 2013 तक भी लगातार हमले होते रहे। हालांकि डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने से हाफिज सईद और उसके बाकी गुर्गों के खिलाफ थोड़ा बहुत एक्शन पाकिस्तान ने किया। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही उन्हें नजरबंद किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में हाफिज सईद हीरो की तरह रहता था, खूब जिहादी भाषण देता था। यहां तक कि मोदी की सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान से बैठा बैठा भारत को धमकाता था। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए, साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। लेकिन हाफिज सईद और उसके जैसे बाकी आतंकियों को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत में अब मोदी की सरकार है, जो फुल मेजॉरिटी की सरकार थी।
किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। हमले तो तब भी होते रहे, लेकिन ये हमले भारत के बॉर्डर के इलाकों तक ही सीमित होकर रह गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आतंकी बड़ी वारदात की फिराक में थे और 2016 में उन्होंने बड़े हमले को अंजाम दिया। 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हमला किया। उरी में हुए इस हमले में भारत के 19 सैनिक शहीद हो गए और ठीक 10 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। यह पाकिस्तान और उसके पाले आतंकवादियों के लिए एक स्टेटमेंट था कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है कि कहीं भी हमला करोगे, कभी भी हमला करोगे और भाग जाओगे। सीधा सीधा यह संदेश था कि यह 2008 वाला भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है। हालांकि पाकिस्तान के आतंकवादी सुधरे नहीं, छोटे हमले तो होते रहे, लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। भारत के 40 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी को हमला हुआ था और 26 फरवरी को भारत ने इसका बदला लिया। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए। जैश ए मोहम्मद के 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। यानी सीधा संदेश था कि अब घर में घुसकर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मोदी के आने के बाद भारत की सीधी स्ट्रेटजी है, इधर हमला किया और उधर बदला पूरा। बल्कि अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत उन हमलों का भी बदला ले रहा है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहले किए हैं। यह साबित भी हो रहा है। मार्च 2022 में कराची में आतंकी जहूर मिस्त्री मारा गया, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर था। 8 सितंबर 2023 को पीओके में लश्कर का कमांडर अबू कासिम कश्मीरी मारा गया, जिसने कश्मीर में कई आतंकी हमले करवाए। फिर इसी साल 30 सितंबर को कराची में आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया, जिसने 26/11 के मुंबई हमलावरों को कराची में शरण दी थी। 11 अक्टूबर को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ सियालकोट में मारा गया। 5 नवंबर को एक और आतंकी ख्वाजा शाहिद का अपहरण करने के बाद पीओके में उसकी सिर कटी लाश बरामद हुई थी। वो 2018 के जम्मू कश्मीर के सुंजमान हमले का मास्टरमाइंड था। इसीलिए तो पाकिस्तान कह रहा है कि यह बदला हुआ भारत है। अब इंडिया के अंदर एक एरोगेंस भी तो है, मुझे नजर आती है कि वी आर डूइंग वेल विदाउट पाकिस्तान, व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड। और अगर वाकई ये कोई वहां से कोई स्क्वाड आया हुआ है बदला लेने के लिए, तो ये एक नया ट्रेंड है इंडिया के अंदर। पहले तो ऐसे नहीं था। पहले तो इंडिया ने वो क्या कहते हैं, हर चीज बर्दाश्त करने का किया है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी जीरो है, और इंडिया उसका फिर अब उनका एटीट्यूड बदल चुका हुआ है। एक जमाने में कंसिलिएटरी था, और अब इंडिया कमजोर नहीं है कि वो बस बैठ के तो देखता रहे। उन्होंने देखा है कि हमास के साथ इजराइल ने जो किया है, तो दुनिया उसके साथ भी है। ठीक है, शोर भी मच रहा है, लेकिन इजराइल की उस एक्शन को लोग कम से कम पावरफुल वेस्टर्न मुल्क तो सपोर्ट कर रहे हैं। इस बदले हुए भारत को देखकर सिर्फ पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ ही हैरान नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भी बुरी तरह से डरे हुए हैं। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादी और उनके गुर्गे डरे हुए हैं। अब पाकिस्तान में बाकी बचे दहशतगर्दों में भगदड़ मच गई है। जो आतंकी कथित तौर पर जेल में बंद हैं, उन्हें भी आईएसआई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रही है। जो आतंकी सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर देखे जाते थे, वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। कई आतंकवादियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी गई हैं। सभी बड़े आतंकी संगठनों के आतंकवादियों को सुरक्षा दी गई है। आईएसआई की रिपोर्ट पर लोकल पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल इनके ठिकानों के आसपास तैनात किए गए हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट इसी तरह की रिपोर्ट निकालता है। वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया की रॉ ने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया हुआ है अपने टेररिस्टों को जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनको मारने के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और जो कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में जो आतंक मचाते हैं, उन लोगों को और उन लोगों के रिक्रूटर। देखें, जो नीचे लेवल का टेररिस्ट है ना, वो तो जाता है बॉर्डर पे मारा जाता है भारत की फौज के हाथों, लेकिन इनके जो बॉस हैं, इनके जो रिक्रूटर हैं, जो असल ये ग्रुप्स बनाने वाले हैं, उनको पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। और फौजी भी इस खौफ में हैं, इसलिए अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। इंटरसेप्ट की रिपोर्ट है ना, तकरीबन 12 पेज की है। वो मैं डिटेल में आपके सामने किसी दिन प्रोग्राम रखूँगा। अभी मुख्तसरन ये है कि ये सारी चीज़ों से पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त खौफ का आलम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए 1990 से ही कश्मीर फेवरेट प्लेग्राउंड हुआ करता था और इसमें सबसे बड़ी भूमिका धारा 370 की थी। इसीलिए मोदी ने 2019 में दूसरे टर्म में आते ही सबसे पहले 370 ही हटा दी। इससे कश्मीर से आतंकवाद की घटनाएं कम हो गईं। पाकिस्तान के आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स के पास कोई काम बाकी नहीं बचा। मजबूरन उन्हें पाकिस्तान में कोई और काम करना पड़ा, जैसे कि किसी ने दुकान खोली, कोई मस्जिद में मौलवी बन गया। इससे इन आतंकवादियों का खात्मा करना और ज्यादा आसान हो गया और अब पाकिस्तान में यही हो रहा है। जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम जी वो अब मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए, उनको मेन स्ट्रीम कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया। ठीक है जी, वो जहां जहां वो बैठे हैं, इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है इंडिया का डीप इनसाइड, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे बंदे जो हैं वो ढूंढ लिए हैं और वो उन बंदों तक जो है वो पहुंच गए हैं। और अगर आप उनको देखें कि वो जो लोग हैं सारे के सारे, वो एक ही चीज कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो कश्मीरी या वो ग्रुप्स जो हैं उन सबको पकड़ो जो कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान कहता है जी दुनिया मानती नहीं है हमारी बात को। तो भाई, आपके पास अगर दुनिया मानती नहीं है तो क्या हमारे केस में क्या क्रेडिबिलिटी है? या हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है या उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मोदी के दौर का भारत इसी से शांत नहीं बैठा। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के टॉप आतंकियों को एक्सपोज किया। दुनिया को बताया कि कैसे हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाउद्दीन तक और मसूद अजहर से लेकर और भी कई छोटे बड़े आतंकी भारत पर हमले करते रहे हैं और भारत में हुए हमलों में शामिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की पोल खोली। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा। सीधे इन आतंकी संगठनों के डोजियर पूरी दुनिया के सामने रखे। इन आतंकी संगठनों की बैकबोन तोड़ी, इन्हें होने वाली फंडिंग पर रोक लगवाई, पूरी दुनिया में इनके अकाउंट्स और पैसे फ्रीज करवाए। FATF के तहत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाया। पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया कि वो इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। 200% जो है ये बात साबित हुई है कि ये अटैक जो था वो पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान से गए हुए जो आतंकवादी थे या पाकिस्तान की तरफ से गए हुए जो टेररिस्ट थे उनका किया हुआ काम था। आप कोई माने या ना माने, उसके बाद ये सालों गुजर गए, पाकिस्तान के हालात अभी भी वैसे ही हैं जो भारत उस टाइम पे कहाँ था। और आज आप देख लीजिए कि कभी चंद्रयान तो कभी इकोनॉमी उनकी कितनी आगे जा चुकी है। और यकीनन ये सब चीजें देखकर अब पाकिस्तान के उन लोगों को
को अफसोस जरूर होता होगा जिन्होंने एक नफरत के बीज बोए हैं, या जिन्होंने ये रखा है कि जी भारत हमारा दुश्मन है और हमने उसे हर हाल में नुकसान पहुंचाना है। ये बात जिन लोगों ने अपने जहनों में बिठाई हुई थी, मेरे ख्याल है अब उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा पाकिस्तान को ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान कई साल तक जो है FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, और हमेशा से यही खतरा रहा कि पता नहीं कब ग्रे से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ये और बात है कि ब्लैक लिस्ट होते होते बचे और उसके बाद ग्रे लिस्ट से बाहर आए, मगर कब तक? इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर टेरर फंडिंग के भी केस हैं, पाकिस्तान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हैं। पाकिस्तान भी हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ और टेरर फंडिंग के केस में हाफिज सईद को 31 साल की सजा हुई। 26/11 के एक और मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग केस में 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी मोदी के फैन पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है कि उनका मुल्क दहशतगर्दी की वजह से ही बर्बाद हुआ है। वो जानते हैं कि मोदी के राज में पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तानियों की हसरत है कि काश उन्हें भी कोई मोदी जैसा वजीर आजम मिल जाए। इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए, उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है।